नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे जबलपुर से। संस्कारधानी से बड़ी खबर यह है, इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि दमोह में जो मिशनरी छात्रावासों में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, इस मामले में अब निशक्त जन आयुक्त जो हैं उन्होंने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और इसके साथ ही दमोह के कलेक्टर और एसपी दोनों जो हैं इनको न्यायिक जांच करने के भी निर्देश दिए हैं और इस न्यायिक जांच करने के साथ ही एफआईआर के निर्देश दिए गए और 7 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट जो है, जांच प्रतिवेदन जो है वो पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही बच्चों की सुरक्षा और उनकी देखभाल भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। दिव्यांग बच्चों को दरअसल ईसाई शिक्षा और कमरे में कैद करने का मामला भी सामने आया था। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद निशक्त जन आयुक्त जो है उन्होंने संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक जो है उन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया। जब उन्होंने जांच करने के लिए जब वो पहुंचे थे प्रियंका कानून को, तब ये पूरे मामले की स्थिति वस्तुस्थिति सामने आई थी और इसके बाद अब निशक्त जन आयुक्त जो है उन्होंने भी ये पूरा मामला संज्ञान में ले लिया है। प्रतीक हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सीधे चलते हैं जबलपुर। प्रतीक, बेहद यह गंभीर मामला सामने आया। कल जब प्रियंक कानून को गए तो पहले तो उनको दाखिल होने नहीं दिया गया। जब वो अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने जो देखा और जो वहां पाया तो वो हैरान रह गए कि ये क्या चल रहा है। बच्चों को संरक्षण देने के मामले में वहां धर्म परिवर्तन का पूरा खेल चल रहा था। बच्चों को परेशान और कैद करने तक की बात सामने आई और अब निशक्त जन आयुक्त ने संज्ञान लिया। क्या कह रहे हैं वो इस मामले में? देखिए बिल्कुल पुनीत, बेहद गंभीर ये पूरा मामला था, जो कि राष्ट्रीय जो आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें कहीं ना कहीं विजिट करने में तकलीफ हुई, लेकिन जो उन्होंने पाया वो चौंकाने वाला था। तकरीबन 91 जो बच्चे थे वो आधारशिला संस्था के छात्रावास में दर्ज थे, लेकिन 45 बच्चे मौके पर मिले थे जिन्हें ईसाई धर्म की शिक्षा दी जा रही थी। धर्मांतरण का एक लंबा खेल जो है, लंबे समय से एक बड़ा खेल लंबे समय से इस संस्था में छात्रावासों में पनप रहा था और मामला सामने आने के बाद आधारशिला संस्था के जो संचालक है और अन्य 9 के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई। जब मामला प्रकाश में आया तो आयुक्त निशक्त जन जो है संदीप रजक, उनके द्वारा बाकायदा एक पत्र एसपी और कलेक्टर दमोह को जारी किया गया और तत्काल रूप से एफआईआर के साथ साथ एक न्यायालयीन कार्रवाई जो है विभागीय जांच के साथ जो न्यायालयीन जांच होती है वो भी पूरा करने के साथ साथ 7 दिवस के अंदर जांच रिपोर्ट जो है पेश करने के आदेश यहां पर दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो बच्चे आधारशिला संस्था के उन छात्रावासों में थे उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो कहीं ना कहीं सुरक्षित रहें। इस बात की जिम्मेदारी भी तय की जाए। अधिकारियों को निर्देश यहां पर दिए गए हैं। 7 दिवस के अंदर कहीं ना कहीं मिनिस्ट्रियल जांच करके पूरे मामले की जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जो है उनके न्यायालय द्वारा दिया गया है। तो बेहद गंभीर मामला था और निशक्त जन आयुक्त ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान जो है वो लिया है। कुछ विकलांग बच्चे जो थे उन्हें बंद भी रखा जा रहा था। क्रिश्चियन कहीं ना कहीं मशीनरीज के हिसाब से जो कन्वर्जन का पूरा प्रोग्राम रहता है, जो गोरख धंधा चलता है, वो कहीं ना कहीं यहां पर पनप रहा था, जो अभी तक प्राथमिक जांच में पता चला है। तो न्यायिक जांच की बात भी यहां पर सामने आ गई है और 7 दिवस के अंदर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश यहां पर दिए गए। तो देखना होगा क्या कुछ नए और तथ्य जो हैं वो सामने आते हैं। पुनीत, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दौरा भी उनका हालांकि हो जाना चाहिए था क्योंकि मामला बेहद बेहद गंभीर है। बहुत शुक्रिया प्रतीक इस जानकारी के लिए। तो दमोह और रायसेन दोनों का यह मामला है जहां धर्मांतरण के मामले को बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने ट्रैफिकिंग करार दिया है। कांग्रेस ने सख्त कार्रवाई की मांग इस पूरे मामले को लेकर उठाई है। रायसेन के बाद दमोह में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। रायसेन वाले मामले में पिता का भी बयान आ चुका है। बच्चों के पिता ने बाल संरक्षण गृह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दमोह में पादरी की ट्रेनिंग और ईसाई प्रैक्टिस कराने को बाल आयोग के अध्यक्ष ने गंभीर माना है। दमोह में 3 प्रकरण सामने आए। दमोह के मेरे निरीक्षण के दौरान राज्य बाल आयोग के सदस्य मेरे साथ थे। एक बाइबल कॉलेज था जहां पे एक 17 साल के डिंडोरी के आदिवासी बालक को रखा गया था
उसे पादरी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। वो अपनी पढ़ाई से, अपनी मेन स्ट्रीम एजुकेशन से, कैरियर के प्रति विमुख था। देखिए, भारत का संविधान ट्राइबल बच्चों को अनेक सारे अधिकार देता है। ये बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो निश्चित रूप से इनके सामने नौकरियों के और कैरियर के अनेक अवसर हैं, लेकिन उनको इस प्रकार से इंडल्ज करना गलत एक्टिविटीज में, उनके दिमाग को ग्रूम करना पादरी बनाने के लिए गलत है। ये ट्रैफिकिंग है। धर्मांतरण के मामले में नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना था कि प्रदेश में अफसरशाही हावी है। ये तो सरकार का दायित्व है और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, कोई भी धर्म का, चाहे सनातन धर्म के लोग हों, चाहे मुस्लिम के हों, चाहे ईसाई के, क्रिश्चियन लोग हों, अगर दूसरे धर्मों को सम्मान नहीं करते और उनके धर्म में दखल करते हैं तो सरकार से हमारा अनुरोध है कि कठोर कार्रवाई की जाए। दमोह और रायसेन के मामले आंख खोलने वाले हैं। ऐसे में प्रदेश स्तर पर जांच की दरकार है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की भी। और इधर पन्ना से खबर है जहां पर किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खेत में दरअसल किसान काम कर रहा था और इसी दौरान किसान पर हमला कर दिया गया, उसे गोली मार दी गई। गोली लगने से किसान की मौत हो गई है। किसान के मुंह पर गोली लगी है। किसान ने इलाज के दौरान हालांकि दम तोड़ दिया। किसान को हालांकि किसने मारी गोली, क्यों मारी गोली, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश करने में लगी हुई है। तो ये पन्ना से खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान खेत में काम कर रहा था और इसी दौरान गोली मार दी गई। अब किसने मारी गोली, क्यों मारी गोली, अभी तक ये साफ भी नहीं हो पाया है। गंभीर हालत में उसे किसान को इलाज के लिए ले जाया गया था और इसी दौरान उसने दम तोड़ दिया। किसान की मौत हो गई गोली लगने से। चेहरे पर गोली लगी है किसान के और उसके बाद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। संजय, क्या नाम है इस किसान का, किसने गोली मारी, क्या कुछ जानकारी? मैं पुनीत आपको बता दूं, ये किसान है और किसान का नाम भी जानकारी में नहीं आया है, लेकिन अज्ञात लोगों ने इसे गोली मारी है। इसके चेहरे पर गोली लग गई थी और इसको अजेगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। वहां से इसे जिला चिकित्सालय लाया गया जहां पर इसकी मौत हो गई है। अभी पुलिस तलाश हो चुकी हुई है, किसने गोली मारी है ये भी पता नहीं चल पा रहा है। जांच का विषय है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बैतूल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई है। कार और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई थी। बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों मृतक महाराष्ट्र के रहने वाले बताए जाते हैं और ये भैंस देही के पूर्णा मेले में घूमने के लिए आए थे। इसी दौरान कार और बाइक की आमने सामने टक्कर में यह हादसा पेश आया। खामला गांव के पास यह दुर्घटना हुई है। तो दर्दनाक हादसा यह पेश आया। महाराष्ट्र के रहने वाले ये बताए जाते हैं तीनों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिनों के लिए मध्य प्रदेश के दौरे पर कल आने वाली हैं। कल शहडोल में राष्ट्रपति जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होंगी। वहीं बुधवार को भोपाल स्व सहायता समूह के कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली बार एमपी आएंगी। राष्ट्रपति शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगी। वहीं बुधवार को राष्ट्रपति भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में SHGs के सम्मेलन में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति की सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सुरक्षा में 12 IPS अधिकारियों के अलावा 2000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है। राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम कल और परसों का तय हुआ है, जिसमें लगभग 1500 तैनात बनाएंगे
और इसमें जो अभी जो कार्यक्रम जो तय हुए हैं, जिसमें राजभवन का जो कार्यक्रम है और जो मोतीलाल नेहरू का जो कार्यक्रम है, ये दोनों तय किए गए हैं। शहडोल में राज्य सरकार पेसा एक्ट लागू करने का ऐलान करेगी। शहडोल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रदेश के 11 जिलों से 1 लाख से ज्यादा आदिवासी परिवार शामिल होंगे। वहीं राज्यपाल मंगू भाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद रहने वाले हैं। उधर पेसा एक्ट को लागू करने का भी स्वागत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार से हम कहना चाहते हैं कि पेसा कानून मध्य प्रदेश के आदिवासियों के ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर ग्राम सभाओं को स्वशासन देने की दिशा में, उनकी रूढ़ी, उनकी धार्मिक परंपराओं को, उनके संसाधनों पर उनका हक दिलाने के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार पेसा अधिनियम नियम 2022 जो लागू करने जा रही है, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश सरकार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। राष्ट्रपति शहडोल में कार्यक्रम के बाद भोपाल राजभवन पहुंचेंगी। यहां उनका भव्य स्वागत होगा। साथ ही राष्ट्रपति राजभवन में ही रात्रि विश्राम करेंगे, जबकि 16 नवंबर को दोपहर में वो भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं, जो सोचते हैं कि टिकट नहीं मिलेगा वो हमारे संपर्क में हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने संगठन को ही प्राथमिकता देंगे। कमलनाथ के बयान पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का पलटवार हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हताशा और निराशा का भाव है। कार्यकर्ताओं की हताशा निराशा को दूर करने के लिए कमलनाथ इस तरह के बयान देते रहते हैं। कांग्रेस के संपर्क में, भाजपा के बहुत सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो तो रहेंगे जो सोचते हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगी, पर हम अपने संगठन को ही प्राथमिकता देंगे। कांग्रेस में निराशा हताशा दूर हो तो इस तरह के सपने दिखाने का काम कमलनाथ जी करते हैं। वैसे भी कांग्रेस हो ये सपनों के सौदागर हैं, दिन में सपने देखते हैं और सपने देखने में कोई बुराई भी नहीं है। सपने देखना है तो देखें, इसमें क्या। तो कमलनाथ के इस बयान के बाद अब बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की, जिन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दे डाली और उन्होंने कहा है कि उनका कहना है कि बीजेपी के इशारे पर काम करने वाले अफसरों को छोड़ेंगे नहीं। गोविंद सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मामले दर्ज करने के आरोप भी लगाए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस हर बार ये कहती है कि कमलनाथ जी के सत्ता में आने पर ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब उन्हें झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। आपको बता दें कि कमलनाथ ने कल जिले के पुलिस कप्तानों को, अलग अलग जिलों के पुलिस कप्तानों को पत्र भी लिख दिया था। समय आएगा तो ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, मनोज चावला हमारे माननीय विधायक पर जनता की आवाज़ उठाने पर मुकदमा लगाए हैं, ऐसे अधिकारियों को कठोर कार्रवाई किया जाएगा। दंडित करने से पीछे नहीं रहूँगा। सरकार बनती है हमारी तो ये कानूनन मैं ऐसा मानता हूं कि लगातार कर्मचारियों को धमकाना ये अवैधानिक है और कानून के, मुझे ऐसा लगता है कि कानूनन इस प्रकार की कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रकार की भाषा बोले। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अजीब बयान दिया। अतिक्रमण हटाने को लेकर किला गेट चौराहे पर लोग दरअसल नाराज थे। नाराज लोगों के बीच मंत्री पहुंचे और इस दौरान मंत्री ने प्रशासन की कार्रवाई को भी सही बताया और कहा कि आप लोग मेरे साथ जो करना चाहते हैं कर लें। मंत्री ने कहा कि पहले ही दुकान खाली करने के लिए कह दिया गया था, अतिक्रमण हटाने के लिए कह दिया गया था कि आप अतिक्रमण हटा लीजिए, लेकिन उनकी बात को दुकानदारों ने सुना नहीं और अब जब कार्रवाई की गई तो उनके पास वो लोग चले आए और नाराजगी जता रहे हैं। मंत्री ने कहा कि आप लोगों को अगर जूते भी मारने हैं तो आप मुझे मार सकते हैं। रविवार को प्रशासन ने दरअसल 15 से अधिक दुकान मकानों पर बुलडोजर चलाया था। इसे लेकर लोग नाराज थे और नाराज लोगों को समझाने के लिए मंत्री जी गए थे। सुन लीजिए क्या हुआ। कुछ नहीं कहना ना, ये मुझे तोड़फोड़ पे कुछ बोलना। आपका लाठी चलानी है लाठी चलाइए, आपको पत्थर फेंकना है पत्थर फेंकिए, आपको मुझ पे जूते मारने हैं जूते मारिए। आपको गाली सुनिए, आपको गाली देनी है आप गाली दीजिए, आपको जो कहना है वो करिए, मैं आपके साथ हूं, पर मैं वो ही काम करूंगा जिसमें आने वाली पीढ़ी और ग्वालियर का भला होगा। इससे पहले भी सर रख करके
मैंने कहा था देखो ये मैं रहूं या न रहूं ये प्रशासन कार्रवाई करेगा। बुरहानपुर में कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने विवादित बयान देकर प्रदेश की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया। के मिश्रा यहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने गए थे और इस दौरान मीडिया के सवालों के जवाब में के मिश्रा ने कहा कि बीजेपी में अब कोई मर्द नहीं बचा है और क्या कुछ कह गए वो सुन लीजिए। पार्टी में आदरणीय सुमित्रा महाजन जी महिलाओं के मर्द निकली हैं, बाकी के तो भाजपा में मेरी निगाह में कोई मर्द बचा ही नहीं है। उन्होंने जिस ढंग से राहुल गांधी जी की यात्रा के उद्देश्य की सराहना की है, मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करूंगा और उम्मीद करूंगा कि सुमित्रा महाजन जी जिस गिलास में पानी पीती हों उनका जूठा भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोग भी एक एक घुट पानी पिएंगे तो अच्छा होगा उनमें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। हालांकि उनकी पदयात्रा 23 नवंबर से शुरू होगी। राहुल की पदयात्रा को लेकर वीडी शर्मा निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा मध्य प्रदेश में बुरहानपुर से प्रवेश करेगी। राहुल गांधी के भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। वहीं 21 नवंबर को राहुल गांधी गुजरात जाएंगे। 22 नवंबर को राहुल गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। वहीं 23 नवंबर को राहुल वापस एमपी आ जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि गुजरात चुनाव प्रचार को लेकर नेता राहुल गांधी की डिमांड कर रहे हैं। अरे भाई कांग्रेस पार्टी में जितने गद्दार थे वे जा चुके, अब हमारे पास नहीं। हमारा तो साफ स्पष्ट कहना था और आज भी है कि एक गद्दार 100 गद्दार नहीं चाहिए, एक वफादार की जरूरत है। अब वफादार सब रह गए। तो सब विधायक आपके संपर्क में हैं? हमारे कांग्रेस पार्टी के सब साथ में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में सुपड़ा साफ करके। उधर राहुल गांधी की यात्रा और गुजरात चुनाव पर वीडी शर्मा ने तंज कसा है। गुजरात में वो जाएं या न जाएं, उनके जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता। गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का अथाह विश्वास है और जो उन्होंने गुजरात की जनता से लेकर देश की जनता के लिए काम किया है, राहुल गांधी जी जाएंगे तो थोड़ा बहुत कुछ कमी और रह रही होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एमपी कांग्रेस उत्साहित है। हालांकि इसका कितना सियासी फायदा मिलता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। और आइए अब देखते हैं 25 खबरें। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, वन्य जीवों के हमले में मौत पर पीड़ित परिवार को मिलेंगे 8 लाख, फसलों के नुकसान पर मुआवजा राशि 2 गुना। एमपी बीजेपी ने कई नेताओं को सौंपी गई गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी। नरोत्तम मिश्रा को बनासकांठा की जिम्मेदारी, थराद सीट से प्रत्याशी का कराया नामांकन। राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक। राहुल गांधी की यात्रा में बदलाव पर मालेगांव में होगी बैठक। एमपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का दावा, 2023 के चुनाव से पहले कई बीजेपी नेता थामेंगे कांग्रेस का दामन। विधायक सांसदों के बेटे कतार। बुरहानपुर में कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा का विवादित बयान, कहा बीजेपी में नहीं बचा कोई मर्द, बयान पर सियासी विवाद बढ़ने की आशा। नर्मदापुरम में खाद वितरण केंद्र पर किसानों के लिए लगाए गए टेंट पंडाल, बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था, शांतिपूर्ण माहौल के लिए पुलिसकर्मी तैनात। धार के नए कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने ग्रहण किया पदभार। धारेश्वर महादेव मंदिर में लिया महादेव का आशीर्वाद, कहा हितग्राहियों को लाभ दिलाना प्राथमिकता। एमपी में शिक्षकों के अटैचमेंट पर रोक के बावजूद हो रहे ट्रांसफर। दतिया में गांव में तैनात शिक्षक का शहर के स्कूल में करवा रहे पोस्टिंग। एमपी के उद्योगपति अजय हरिनाथ सिंह केस में 10 दिन में 10 बार पत्नी अमृता सिंह से मिली पुलिस। अमृता ने पति पर लगाया मारपीट का आरोप। भोपाल में इस्तीमा के सीवेज पाइप को लेकर विवाद। जगदीशपुर के ग्रामीणों ने किया विरोध। शमशान घाट में कब्र खोदकर बनाया जा रहा सीवेज। झाबुआ में ऑटो स्टैंड की जगह बदलने का विरोध। ऑटो चालकों को कमाई पर असर पड़ने का डर। बस स्टैंड से ही संचालन बहाल रखने की मांग। जबलपुर में युवक को चाकुओं से गोदा। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की गई जान। मरने से पहले फोन पर की पिता से बात। 4 लोगों पर हमले का आरोप। शाजापुर के अरनिया कला के पास चलती कार में लगी आग। समय रहते ड्राइवर ने कार से कूदकर बचाई जान। देखते देखते कार जलकर खाक। जबलपुर रेलवे प्लेटफॉर्म पर दूषित सामग्री बेचे जाने के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने रेलवे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भेजा नोटिस। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।